Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 7, Evolution. In today's session, we will discuss about the evolution of life forms. It's one type of theoretical concept. So conventional religious literatures tells us about the theory of special creation. बहुत सारे religious literatures के अंदर लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ है वो थियोरिटिकल कंसेप्ट के फॉर्म में दिया हुआ. सो दिस थियरी हैज 3 कैनोटेशन. तो ये स्पेशल क्रिएशन की थियरी के 3 प्रिंसिपल्स है. नंबर 1, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज और टाइप्स दैट वी कैन सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच. पहला पॉइंट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हम लोग देख रहे हैं वो सभी के सभी क्रिएट हुए हैं. Number 2, that the diversity was always the same since creation and will be the same in the future also. डाइवर्सिटी पहले भी क्रिएट हुई थी और फ्यूचर में भी वही रहने वाली है. ये सेकेंड पॉइंट है स्पेशल क्रिएशन की थियरी का. एंड पॉइंट नंबर 3, अर्थ इज अबाउट 4000 years old. अर्थ खाली 4000 साल पुरानी ही है. सो ऑल दिस आइडिया वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th century. तो ये तीनों आइडियाज को 19th century में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था, चैलेंज्ड किया था. सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज, सी जर्नी इन अ शेल शिप. शेल शिप का नाम था HMS बीडल विच राउंड दी वर्ल्ड. तो चार्ल्स डार्विन जब सी की जर्नी कर रहा था उसके सेल शिप के अंदर जिसका नाम था HMS बीगल, तो उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया, दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमोंग देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. तो चार्ल्स डार्विन ने सी की जर्नी जब कर रहा था तब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स, जितने भी लिविंग फॉर्म्स अभी है, विच शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है. नॉट ओनली अमोंग देमसेल्व्स, खाली खुद के साथ ही नहीं, बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. जो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले थे उनके साथ भी आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी सिमिलरिटीज है. सो मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, जिनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है. सो देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन, लॉस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स in the years gone by. Just new forms of life arise at a different period of history of earth. तो अर्थ की हिस्ट्री में अलग अलग पीरियड पे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन होता गया और पुराने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक्सटिंक्शन होता गया, वो लॉस होते गए. सो देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन होता रहता है. एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ड इन अ वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कोई भी पॉपुलेशन मतलब कोई भी एक स्पीसीज के ग्रुप या तो इंडिविजुअल के ग्रुप के अंदर कंटिन्यूअसली कोई भी कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशंस कंटिन्यूअसली होता रहता है. सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एबल सम टू सर्वाइव अ बेटर इन नेचुरल कंडीशन. तो नेचुरल कंडीशन के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है. उसके पीछे का रीजन कंटिन्यूअसली वो कैरेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स. तो ये तीनों फैक्टर्स के अगेंस्ट में खुद को कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है. उसके पीछे का एक ही रीजन कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन हो रहा है. वुड आउटब्रीड मीन्स रिप्रोड्यूस others that are less able to survive under such natural conditions. तो पहले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी कम थी, पर जैसे जैसे टाइम जाता गया, इवोल्यूशंस होता गया, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट में फाइट करने की, सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी बढ़ती गई.
Another word is used fitness of the individual of or population. और दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंडिविजुअल का फिटनेस या तो पॉपुलेशन का फिटनेस डे बाय डे इवोल्यूशंस की वजह से इंक्रीज होता जाता है. सो द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन, तो फिटनेस का एक सिंपल मतलब क्या है? अल्टीमेटली नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, खाली रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात नहीं चल रही है. हैंस those who are better fit in an environment live more progeny than others. तो जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर बेटर तरीके से अपने आप को फिट रख पाता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी जनरेट कर सकता है एज कंपेयर टू दी अदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव होंगे एंड उनका नेचुरल सिलेक्शन सबसे पहले होगा. सो ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड अप्लाई इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. तो उसने मतलब चार्ल्स डार्विन ने वो सिलेक्शन को कौन सा नाम दे दिया कि भाई इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसी को कंसिडर किया कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ये और कुछ नहीं है, इवोल्यूशन का ही एक मैकेनिज्म है. So let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in a Malay archipelago, एक आइलैंड के एरिया का नाम है. सो अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट जो मलाय आर्कीपेलागो एक आइलैंड के एरिया के ऊपर काम कर रहा था, ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम. तो सेम टाइम पे उसको भी वही कंक्लूजन मिला जो चार्ल्स डार्विन को मिला था. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently clearly new types of organism are recognizable. तो जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के रिकॉग्नाइज होने लगे. सो ऑल दी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर. तो एट प्रेजेंट जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बीच में सिमिलरिटीज हैं एज वेल एज उनके जो एंसेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं कैसे है, कॉमन है. हाउएवर दिस एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. तो अर्थ की हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड से, जैसे कि एपोच पीरियड एंड इरास. तो एपोच पीरियड और इरास तो ये अर्थ की हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड से, तो वो अलग अलग टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर एंसेस्टर अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे. सो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर आप ले लो और बायोलॉजिकल हिस्ट्री ले लो तो दोनों के बीच में बहुत सारा कोरिलेशन है. सो अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड. तो कॉमन कंक्लूजन फाइनली क्या निकला कि अर्थ बहुत ही पुराना है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड. तो पहले स्पेशल क्रिएशन थियरी के अंदर एक पॉइंट था कि भाई अर्थ 4000 साल पुराना है, वो गलत है. वो मिलियंस भी नहीं बल्कि बिलियन ईयर्स ऑफ ओल्ड के अंदर कंसिडर किया जाता है. सो नाउ वी नो दैट कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑर्गेनेल्स वेर फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोसेल्स. अब ये प्रोटोसेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल के अंदर कन्वर्ट होती है. देन आफ्टर प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप होते हैं. उसके बाद डिवीजन और फाइला ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम वेर डेवलप. तो प्लांट किंगडम की अगर आप बात करो तो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. एज वेल एज एनिमल किंगडम की अगर आप बात करो तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे लोवेस्ट ग्रुप अगर एनिमल का कोई हो तो वो है प्रोटिस्टा विथ वेल डेवलप न्यूक्लियस. उसके बाद आए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बट विदाउट टिश्यूज. उसके बाद आए टिश्यूज. टिश्यू के बाद फॉर्मेशन हुआ ऑर्गन का, ऑर्गन से आया ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम के बाद वेल डेवलप वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ. तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले मराइन वर्टिब्रेट्स, देन आफ्टर एम्फीबियंस, देन आफ्टर रेप्टाइल्स. ओके, रेप्टाइल्स को अगेन दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एव्स एंड मैमल्स. और एव्स और मैमल्स के अगर आप कोई क्लास देखो तो वो क्लास है एप्स और मैन. ओके, सो ये था कि एक्चुअल में अर्थ का
या तो अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का एक थियरिकल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन है, चलो इवोल्यूशंस हुआ है मान लेते, बट एक्चुअल में व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट इवोल्यूशन टेक्स अ मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान इतनी है ही नहीं कि मैं इवोल्यूशन होता हुआ देख सकूं। सो हमें ऐसे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी जिसके सपोर्ट से हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एक्चुअल में इवोल्यूशन नाम की प्रोसेस होती है कि नहीं। सो एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इन फैक्ट टेक्स प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। तो अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के एविडेंसेस है हमारे पास जो शायद हम लोगों को प्रूव करने के लिए काम में आते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज पॉसिबल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉसिल्स। सो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। फॉसिल्स इज द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका रिटन डॉक्यूमेंट अगर कोई हो तो वो कौन है, फॉसिल। सो फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स। ओके, रॉक्स फॉर्म अ सेडिमेंट एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इंडिकेट दैट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब रॉक्स का काम क्या है, सेडिमेंट को फॉर्म करना। और अगर आप एक काम करो कि अर्थ के क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन ले लो तो आपको सेडिमेंट्स के अरेंजमेंट दिखेंगे, और वो सेडिमेंट के अरेंजमेंट एक ही साथ नहीं बल्कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से अलग अलग टाइम पे ये सभी के सभी सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन एक दूसरे के ऊपर हुआ है आफ्टर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सेकेंड, डिफरेंट एजेड रॉक sediment contain the fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment। अब अलग अलग एज वाले रॉक के सेडिमेंट्स के पास अलग अलग टाइप के फॉसिल्स होंगे, जो फॉसिल्स डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के होंगे। तो जो फॉसिल्स जो सेडिमेंट से मिले हैं शायद वो सेडिमेंट का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ था, ऐसा ये सेडिमेंट में से मिलने वाले फॉसिल्स के ऊपर से हम लोग जान सकते हैं। सो सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, मे बी पॉसिबल है आज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ पहले के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सिमिलरिटीज हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक द क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो अब ये डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग स्पीसीज के नंबर दिए हैं, जैसे स्टेगोसेरस, ब्रेकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल, ट्राइसेरोटॉप्स, ट्राइनासोरस, टेरानोडोन। तो ये ऑर्गेनिजम्स सभी के सभी एक फैमिली ट्री है किसका, तो भाई डायनासोर का। तो डायनासोर के टाइम का जितना भी ऑर्गेनिजम्स थे वो शायद आज क्रोकोडाइल से रिलेटेड है। ओके, सो दे रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो डायनासोर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। अब आप अगर सेडिमेंट के अंदर से फॉसिल्स फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले जो फॉसिल्स आपको मिला होगा वो शायद सबसे रिसेंट है, ऐसा माना जाता है। देन जैसे जैसे आपको सेडिमेंट पुराने मिलते जाएंगे वैसे वैसे वो फॉसिल्स का टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा लेट होगा, ऐसा माना जाता है। सो स्टडी ऑफ शोड दैट लाइफ फॉर्म्स आर वेरिड ओवर टाइम and certain life forms are restricted to certain geological time span। तो लाइफ फॉर्म्स का जो वेरिएशंस है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, एंड दूसरी बात बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है उस टाइम पे शायद उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस था, उनका ग्रोथ शायद पॉसिबल नहीं था। सो न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो अर्थ की हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे
अलग अलग नए नए ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करता है कौन? इवोल्यूशन। सो ये है फॉसिल्स। सो ये एविडेंसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि ऑल दिस इज कॉल्ड एज अ पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिएंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो फॉसिल्स is the direct evidence of the process of evolution can be obtained by comparing fossils of the organisms that lived in the past with the organisms living today। तो आज जो ऑर्गेनिज्म है उनको और पहले के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनके फोसिल्स, दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो अगर सिमिलरिटीज है देन वी कैन से दैट इवोल्यूशंस हुआ है। सो फोसिल्स आर कंसिडर्ड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के रिटन डॉक्यूमेंट कौन है? फोसिल्स। ओके, सेकेंड ब्रांच से जो एविडेंसेस है उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage which are common to all vertebrates that are absent in adult। तो embryological branch also support for the evolution was proposed by Ernst Haeckel। किसके बेस पे था? certain features during the embryological stages जो हर एक vertebrate के अंदर कॉमन था पर एडल्ट के अंदर वो नहीं दिख रहा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit। जितने भी वर्टिब्रेट है ह्यूमन बॉडी के साथ उनके पास वेस्टिजियल गिल स्लिट हुआ करती है। कहाँ पे? जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। तो एम्ब्रियो जब होता है वर्टिब्रेट का इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी के पास एक रो होता है वेस्टिजियल गिल स्लीट का, जो गिल स्लीट हेड के पीछे होती है, बट खाली फंक्शनल ऑर्गन किसका है? वो फिश का ही है, बाकी कोई भी एडल्ट वर्टिब्रेट के अंदर वो नहीं दिखता। However, this proposal was disapproved on careful study performance by Carl Ernst von Baer। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बैर ने ये प्रपोजल जो था वो पूरा का पूरा डिस्क्वालीफाई किया था। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल अर्न्स्ट वॉन बैर, एम्ब्रियोज जो है वो कभी भी पास नहीं होता है थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। ये अलग अलग सबके हिसाब से कंसेप्ट दिया गया है। ब्रांच नंबर 3, physiological evidences। So studies on physiology and biochemistry prove that the process of evolution has occurred biochemically। तो फिजियोलॉजी या तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर स्टडी करने के बाद एक्चुअल में वो प्रूव किया गया कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बायोकेमिकली हुआ है। नाउ वी नो दैट प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ has the same quantitative and qualitative characters in cell of all living organisms। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर्स, तो सेल मतलब यूनिट है लाइफ का। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का आप प्रोटोप्लाज्म ले लो तो ज़्यादातर प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो आप लोगों को सेम मैनर में ही मिलने वाली। सो ये सभी ब्रांचेस ऐसी है जो हमें प्रूफ प्रोवाइड कर रही है कि एक्चुअल में इवोल्यूशंस हो सकता है, उसके एविडेंसेस हमें प्रोवाइड कर रही है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द एविडेंसेस विच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस एंड एक्चुअल में इवोल्यूशंस का मैकेनिज्म जो अलग अलग नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट्स दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।